चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था न्यूक्लियोफिलिसिटी और लिविंग नेचर, ठीक है, किस तरीके से वहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब यहां पर आज बात करने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन लिया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन बेसिकली जो होता है वो दो टाइप का हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, तो आज हम इसी को सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है SN1 एंड SN2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम बात करेंगे SN1 में एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब एक अणु ले रहे हैं वहां पर और प्रतिस्थापन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। पहली चीज जो समझने वाली बात है वो ये है कि वन का मतलब क्या होता है। वन का मतलब होता है ऑर्डर, कोटि। तो अब एक एक चीज पहले समझ लेते हैं। SN1 का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आराम से इसको समझना है, काफी चीजें इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट है और क्वेश्चंस इस पे बनते ही बनते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। सबसे पहली चीज दिमाग में रखनी है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। समझ में आ रही बात है? 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो देखो, नेक्स्ट पेज में मैं बता रहा हूं कि 2 स्टेप रिएक्शन कैसे होता है, पहले वो देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्टेप फर्स्ट के लिए। देखिए, स्टेप फर्स्ट में मान लेते हैं आपके पास है, मैंने कोई एक इस तरीके का कंपाउंड ले लिया, CX कंपाउंड ले लिया। अब इसमें होता क्या है, पहले स्टेप की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले जो X होता है ये यहां से निकल जाता है। ठीक है, X यहां से निकल जाता है और इस तरीके से ये कंडीशन बनती है। समझ में आ गया? पहला स्टेप ये होता है। पहला स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है और यही स्टेप को हम लोग RDS स्टेप भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। क्लियर है? दर को निर्धारण करता है, दर को निर्धारित करता है, तो ये RDS स्टेप होता है। तो पहले स्टेप में जो भी आपका लीविंग, भाई X क्या हो गया यहाँ पर, लीविंग ग्रुप हो गया, तो जो भी यहाँ पर लीव होना है वो लीव हो जाएगा। लीव होके वो वहां पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज देता है। तो इसी को यहाँ पर देख लेते हैं। RDS स्टेप की बात मैंने कर रखी है, पहले तो ये समझ लेते हैं। और RDS मतलब RDS में कितने अभिकारक प्रयोग किए गए, एक अभिकारक, एक रिएक्टेंट प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि इसका जो रेट होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका रेट होगा वो हमेशा रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर डिपेंड करेगा, Rx पर डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आ गई है? तो पहले यहां पर कुछ बातें लिखते जाऊंगा साथ में, यहां पर साथ में बात लिखते जा रहा हूं। भाई फर्स्ट स्टेप कैसा होता है ये बात दिमाग में रखना है। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, RDS होता है। ठीक है, RDS और स्लो स्टेप। समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, RDS और स्लो स्टेप। क्लियर हो रहा है? ये बात यहां पर दिमाग में रखनी है। दूसरी बात है, यहां पर अगर रेट की बात करनी है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx। जैसा कि मैंने अभी यहां बताया ना, ये बताया ना, ये वाला पॉइंट बताया मैंने, Rx। क्लियर है? और Rx कितना है, 1 है, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। और पावर 1 हो गई है, यही इसकी कोटि होती है, तो आपको पता चल गया कि ऊपर कोटि जो है 1 है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जरा अगले मुद्दे की बात करते हैं। आपने यहां पर जो X निकाला है तो यहां पर एक कार्बन पॉजिटिव निकल के आ गया, और आपको बता दूं ये इंटरमीडिएट होता है, यानी कि ये मध्यावर्ती होता है। ये बात भी दिमाग में रखनी है, मध्यावर्ती। तो मध्यावर्ती कौन सा होता है, कार्बोकैटायन होता है। ये बात भी ध्यान रखनी है, कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। तो इसको देख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर कौन बनेगा इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन कैसा होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको यहां पर मिल गया।
SN1 के लिए कार्बोकेटाइन कैसा हो जाएगा, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती होगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। यानी कि पहले स्टेप में जो भी बनेगा वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ही बनेगा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा तो इसका मतलब हम एक चीज और भी जान लें यहाँ पर कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। कार्बोकेटाइन अगर इंटरमीडिएट होगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। तो रीअरेंजमेंट भी यहाँ पर पॉसिबल है, ये पॉइंट भी नोट कर लें यहाँ पर, यानी कि ये बात भी इसके लिए होगी। भाई कितनी बातें SN1 के लिए हो सकती है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो अगला पॉइंट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। अगर उसके अंदर जरूरत पड़ेगी तो रीअरेंजमेंट भी होगा, वो देखना पड़ेगा कि कैसा क्या है। जरूरत पड़ेगी करोगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, ये रहा आपके पास में इतनी बातें। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड की तरफ चलते हैं। स्टेप सेकंड की क्या कंडीशन होगी, तो अब आपके पास में क्या आ गया, कार्बोकेटाइन आ गया। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन आ गया। अब आपके पास में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको आना है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। अब जरा गौर से देखिए, अगर हम देखें तो इस कार्ब एटम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp2 हो गया कि नहीं हो गया। और sp2 अगर संकरण हो गया तो ये कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, यानी एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, यानी सब जगह से एंगल बराबर है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल के लिए एक एडवांटेज होता है। क्या एडवांटेज होता है कि न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर लेता है। न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर लेता है, बैक साइड से भी करता है और फ्रंट साइड से भी कर लेता है। क्लियर हो गया, दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है। तो इसके कारण से क्या होगा, यहां पर जब ये कारण हो जाता है तो इस कंडीशंस पर हमारे पास में दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल जो सामने से आ जाएगा वो, और एक जो उसके उल्टा हो जाता है, यानी कि इधर से हो जाता है। क्लियर है, एक सामने से और एक पीछे से। या ये कह सकते हैं कि दोनों अगर मिरर इमेज ले लो, दोनों की एक दूसरे की मिरर इमेज होगी कि नहीं होगी, और मिरर इमेज होगी तो एक दूसरे के एनेंशियोमर भी हो जाएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर होंगे। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब सुनिएगा, यहां पर जब हम इसको चेक करते हैं तो देखते हैं कि ये 50% मिलता है और ये 50% मिलता है, दोनों के 50-50%, मतलब 50% न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करते हैं, 50% मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बैक साइड से अटैक करते हैं। समझ में आ गई बात। तो 50-50% होता है। अगर ये 50-50% है तो इसीलिए इसको हम रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं। क्लियर है, तो यहां पर रेसिमिक मिक्सचर का भी निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो कितनी बातें सीख ली मैंने, ये बातें सीख ली है। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक करता है, बैक से भी अटैक करता है, और कितने होते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक फ्रंट साइड से एक बैक साइड से, और दोनों के 50-50% होंगे तो कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो इन्हीं बातों को यहाँ पर लिख देते हैं, जो बातें अपने यहाँ डिस्कस कर ली है। क्या कहा मैंने यहाँ पर, सेकेंड स्टेप में क्या कहा है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। कितने बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है, एक डेक्स्ट्रो बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, लीवो बनेगा। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। अटैकिंग कहां से होगी, दोनों साइड से होगी, फ्रंट एंड बैक, दोनों साइड से अटैकिंग होगी। यानी कि अटैकिंग के लिए लिख सकते हैं फ्रंट एंड बैक बोथ। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात हमने क्या सीख ली यहाँ पर, 50-50%, अगर दोनों 50-50% है, 50-50% हो गया तो कैसा बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ये बात भी समझ में आ गई, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी। लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रखनी पड़ेगी, ये तीन बातें मैंने बोल तो दी है, ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेसिमिक मिक्सचर, ये बात ध्यान रखना। रेसिमिक मिक्सचर कब, रेसिमिक मिक्सचर आप बोलोगे, इसकी कंडीशन है, रेसिमिक मिक्सचर तब आप बोलोगे जब ये जो होगा एसिमेट्रिक होगा, मतलब ये एसिमेट्रिक होगा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। समझ में आ गया भाई, कार्बन एटम कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया ना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी तो होगा रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आ रहा है, यानी कि संयोजकता जो होंगी वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी यहां पर वही कंडीशन वही है, R1 R2 R3,
यहां भी वही कंडीशन है R1 R2 R3। तो बेटा रेसिमिक तभी बोलना, एक बात मैं आपको बता दूं, रेसिमिक तभी बोलना जब ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन एटम हो। रेसिमिक तभी बोलना जब ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन एटम हो। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन एटम नहीं है तो फिर रेसिमिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात? तब नहीं किया जाएगा और तब वो दो उत्पाद भी नहीं बनेंगे, एक ही उत्पाद बनेगा। समझ में आ गया भाई? मिरर इमेज क्या करोगे बना के, जब दोनों जगह सेम है तो मिरर इमेज तो होगी नहीं, तो तब एक उत्पाद बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, बहुत लोग गलती कर जाते हैं, उधर CH3 लिख देते हैं, NCERT में भी ऐसी कुछ है, ठीक है, और इधर कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर ध्यान रखना, रेसिमिक मिक्सचर तभी बनेगा, शब्द तभी प्रयोग करेंगे जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नहीं तो रेसिमिक मिक्सचर आपको नहीं बोलना है। क्लियर? तो फिर दो प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब ऐसी कंडीशन यहां पर हो जाएगी। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, एक बात ये भी चलो जान लो कि यहां पर जो पहला स्टेप कैसा हो गया, RDS हो गया, स्लो है, तो दूसरा स्टेप जो होगा बेसिकली कैसा होगा, फास्ट होगा। और ये RDS स्टेप नहीं है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। समझ में आ गई बात? ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनते हैं। अब यहां पर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या ये है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा यहां पर लिया जाता है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया जाता है। तो जनरली अगर रिएक्शंस की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं SN1 में, तो यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि एक देख रहे हो आप, यहां देखो, यहां देखो, यहां पर केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पर जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं केवल वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। केवल वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी यहां पर ले सकते हो, लेकिन फेवर SN1 रिएक्शन को करेगा। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है, तो आप कहोगे वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए, वहां पर रिक्वायरमेंट है हमारी। SN1 में कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास में नहीं है। आप वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, जनरली जो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया होगा भाई? बताया था मैंने, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली बताई थी कौन सा न्यूक्लियोफाइल वहां पर ले सकते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता दूं कि यहां पर जो सॉल्वेंट होता है, यहां जो सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया जाता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहां नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर नहीं लिया जाएगा। एक बात दिमाग में बैठा लो, आप दिमाग में एक बात बैठा लो, ये आपका दिमाग है, इस दिमाग में बात बैठाओ। हाँ, ऐसा कुछ है, गुड़गुड़ सुड़गुड़ है ही नहीं मतलब, ठीक है। तो इसमें एक बात दिमाग में ढालो कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल वीक भी हो सकता है SN1 रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर सॉल्वेंट की बात कर दें, सॉल्वेंट की बात कर दें भाई साहब, तो सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही होगा। अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर ले रहे हैं तो फिर ये नहीं होगा। मतलब SN1 रिएक्शन को पहचानने के दो तरीके हैं, मतलब दो बातें SN1 में पहचान लेना जो जनरल है। पहला, वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में से कोई एक चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही लेना है। क्या लेना है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही लेना है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर एरो के नीचे अगर आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दिख जाए तो भाई साहब फिर आप नहीं जाएंगे किसकी तरफ? SN1 की तरफ, फिर आप SN2 की तरफ चले जाएंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा। ओके, क्लियर है? और अब आते हैं दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है रिएक्टिविटी ऑफ RX। भैया अपन लोग RX ले रहे हैं ना, हैलाइड ले ले अगर बात लेते हैं। अगर मैं कहता हूं ये हैलोजन है तो रिएक्टिविटी ऑफ RX क्या होगा? RX की रिएक्टिविटी क्या होगी? तो नेचुरल सी बात है, लीविंग ग्रुप जो बहुत अच्छा होगा। और कल ही हम आपको बता रखे बॉन्ड लेंथ की बात मैंने बताई थी आपको, यानी RI क्या होगा? RBr क्या होगा? RCl और RF। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्टिविटी ऑफ RX की बात करते हैं, तो रिएक्टिविटी ऑफ RX में ये रहता है। ठीक है, समझ में आ गया?
रिएक्टिविटी ऑफ Rx में ये रहता है, ये रहता है, ये फिक्स है। अरे भाई क्यों फिक्स है? मैंने बताया था ना, क्या बताया था? मैंने कहा जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, आराम से निकल लेगा, टूट लेगा, निकल लेगा, ठीक है। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और बात यहां पर करनी है कि किसको फेवर करेगा, कैसा आर होना चाहिए, आर कैसा होना चाहिए, खुद सोचो बेटा, आर ये कैसा, यानी कि ये कार्बन एटम कैसा होना चाहिए, एल्किल ग्रुप कैसा होना चाहिए। आप देखो यहां पर क्या मिल रहा है आपको, स्टेबिलिटी, मध्यावर्ती मिल रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, जितना ज्यादा स्टेबल मिलेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल मिलेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करने में टर्सरी जो होना चाहिए, अगर टर्सरी होगा तो बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, टर्सरी को फेवर करेगा SN1, फिर किसको फेवर करेगा, सेकेंडरी को, और फिर सबसे कम किस में करेगा, प्राइमरी में करेगा। अरे आ रहा है समझ में? इससे आगे लेना चाहता हो तो इससे आगे एलिल आ जाएगा, एलिल जानते ही हो, एलिल, यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए उतना वो SN1 को फेवर कर देगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए उतना ही SN1 को फेवर कर देगा। ये बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? पक्का सीख गए इतनी बातें? तो पूरे पॉइंट्स मैंने लिख दिए, इतने पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कौन SN1 रिएक्शंस को फॉलो करता है, फेवर करता है, वो सारी बातें आपको देखना, इतनी चीजें इसमें से मिल जाएंगी। चलो अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बातें तो बहुत है, बट अभी और आगे दिमाग लगाते हैं। पहले SN2 को देख लेते हैं, फिर आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। SN2 SN2 की तरफ चलते हैं। SN2 में नेचुरल सी बात है 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, 2। ये बात समझ में आ गई है, ऑर्डर कितना होगा, 2। क्लियर हो गया? दूसरी बात, वहां कितने स्टेप रिएक्शन थी, कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वहां कितने स्टेप थी, 2 स्टेप। यहां कैसा होगा, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। चलो इसकी कहानी भी समझ ही लेते हैं, इधर देख लेते हैं, चलो यहां देख लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ये लो, ये हो गया हमारे पास, सिंगल स्टेप में बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर सिंगल स्टेप में ले रहे हैं, यहां पर मान लेते हैं अपने पास में ये कंडीशन है, यहां पर अपन ने रख दिया X और यहीं पर रख दिया अपन ने न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहां पर इंटरमीडिएट वाली स्थिति तो है नहीं, इंटरमीडिएट वाली स्थिति तो है नहीं है ना, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, देखो अब समझो यहां पर क्या होगा। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल सामने, अब देखो कंडीशन क्या है हमारा, क्या हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं X हट जाए NU आ जाए, यही तो चाहते हैं, नहीं चाहते। लेकिन अगर हम सामने से अटैक करेंगे तो X सामने पड़ जाएगा आकर, और X पर भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, न्यूक्लियोफाइल पर भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो यानी कि इसका मतलब सामने वाली कहानी तो हो गई खत्म, यानी कि सामने से तो आ नहीं पाएगा। तो इसके लिए अगर हमें जाना होगा तो हमें कहां से जाना होगा, बैक साइड से ही जाना होगा। बोलो हाँ या ना, बैक साइड से जाना होगा। समझ गए बात को? अब बैक साइड से जाओगे तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है X निकलेगा। तो अब देखो यहां पर एक और स्थिति आती है, हालांकि वहां भी आती है, अभी मैंने यहां पर पहले डिस्कस कर देता हूं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि बस X निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल बस आ रहा है ना, क्लियर है, समझ में आया? X बस निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल बस आ रहा है। ये जो स्टेट एक बीच में बनेगी इसको बोलते हैं संक्रमण स्थिति, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद ये भाई साहब कुछ ऐसा हो जाएगा, NU इधर आ जाएगा और X निकल लेगा, ये देखो ये होता है। अब आप कहोगे सर ये तो 2 स्टेप रिएक्शन हो गई, अरे नहीं भैया ये एक ही स्टेप रिएक्शन है, ये बीच में थोड़ा सा हमने रुक गए थे, है ना, हाँ थोड़ा सा भाव में आ गए थे बीच में भी देखने के लिए, नहीं तो अरे मतलब कंपाउंड के भाव में बेटा, है ना, समझ में आया? तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद में ये ऐसा कुछ होगा। तो यहां पर अब चलो कुछ बातें कर लेते हैं। एक बात मुझे बताओ, यहां पर क्या कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलेगा ना, यहां क्या मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात है अटैकिंग कहां से हो रही है भाई साहब,
बैक साइड से अटैकिंग होगी, फ्रंट साइड से अटैकिंग नहीं होगी। होगा कि नहीं होगा? बैक साइड से अटैकिंग होगी, फ्रंट साइड से अटैकिंग नहीं होगी। यहां तक पहुंच गए, इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा, इसमें मैं पूछूं आरडीएस स्टेप कौन सा होता है? आरडीएस स्टेप कौन सा होता है? तो बेटा ये पूरी आरडीएस स्टेप है। समझ में आया कि नहीं है? ये पूरी आरडीएस स्टेप है। अब मुझे एक बात बताओ, जब पूरी आरडीएस स्टेप है तो फिर रेट क्या लिखूंगा? बोलो बोलो, रेट क्या लिखूंगा? रेट आरडीएस स्टेप में जो है सब पर डिपेंड करता है, यानी आरएक्स पर भी डिपेंड कर गया और भाई साहब न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर गया, यानी कि दोनों पे डिपेंड कर गया, आरएक्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर गया। यहां तक पहुंच गए। और इसीलिए इसकी पावर 1 भी हो गई, इसकी पावर 1 हो गई, तो 1 + 1 = कितना होगा? 2। इसका मतलब ऑर्डर कौन सा हो गया? सेकंड। यही तो बोलते, यानी कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी डिफाइन होगा, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी कंसीडर होगा। यहां तक समझ में आ गई कहानी? न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी कंसीडर होगा। मतलब अब यहां पर मजबूरी है, अब हमारे पास मजबूरी क्या है कि क्या हम वीक न्यूक्लियोफाइल लें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लें? अब हमारी मजबूरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लें। अरे हाँ है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही इसको फेवर करेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। और क्यों करेगा भाई? मजबूरी है ना यार, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी तो डिपेंड कर रहा है। तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल लोगे तो बढ़िया ये चीज मिलेगी, बढ़िया ये चीज मिलेगी तो बढ़िया वो चीज मिलेगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो स्ट्रॉन्ग हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा, अब और क्या क्या बातें हो सकती है इसके बारे में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई सर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। हाँ, अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है, सॉल्वेंट कौन सा लेंगे? देखो सॉल्वेंट कौन सा लेंगे, सॉल्वेंट कौन सा लेंगे? तो सॉल्वेंट यहाँ होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा और भी डिटेल में बताऊंगा, मैं भी इसका थोड़ा सा और डिटेल में अंदर से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आधे दूर में काम कर रहा हूँ। मुझे मालूम दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा कि ऐसा कैसे, मतलब आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी इसको छोड़ के आगे की कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। आगे की कुछ बातें ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई साहब एक बात मुझे बताओ, इधर एक्स शक्ल इधर थी हमारी, ये एक्स की शक्ल इधर थी, ये एक्स इधर था। अब यहां पर ये इधर आ गया, उल्टा हो गया ना, उधर का इधर, तो इसका मतलब उल्टा बन गया। उल्टा बन गया तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन। और बताने वाले वैज्ञानिक थे वॉल्डन, तो इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। यानी यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो वॉल्डन इन्वर्जन होगा। यानी एक और बात मिल गई हमको, देखो बातें हमको मिलती जा रही है, यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा यहां पर वॉल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा, वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। मतलब विपरीत, विपरीत है ना, उल्टा, तो वॉल्डन इन्वर्जन बनेगा यहां पर। अच्छा, वॉल्डन इन्वर्जन को एक और शब्द भी यूज करते हैं, यू टर्न अम्ब्रेला है, उल्टा छाता। अब समझ में आया? उल्टा छाता, यू टर्न अम्ब्रेला वर्ड भी बोलते हैं। कैसे? देखो आपके पास ये है छाता, ये है उसकी डंडी, अरे मतलब पकड़ो कैसे, डंडी तो बोलेंगे उसको, ठीक है। गए भैया, आ गई आंधी, आंधी आ गई तो क्या होगा? उल्टा उल्टा हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं है? हो गया ना। तो ये इधर था, इधर हो गया। अरे भाई या इसको ऐसे करो, नहीं फील आया होगा मुझे मालूम है, ये ऐसे रखो, ये ऐसे कर लो। पहले डंडा इधर था, ये उखड़ के इधर आ गया, है ना। मतलब ये बहुत गहराई वाली बात थी, ये लोगों को नहीं पता था कि डंडा नहीं उखड़ता है, अभी पता चला हमको। बहुत अच्छी बात, इसमें किताब लिखेंगे हम कि भाई डंडा नहीं उखड़ता है ना। समझ में आया? उल्टा छाता, वॉल्डन इन्वर्जन, यू टर्न अम्ब्रेला, यू टर्न अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता, यू टर्न मतलब उल्टा। समझ में आ गया? क्लियर? तो इसको वॉल्डन इन्वर्जन भी बोला जाता है। तो आई थिंक मेरे पास सारी चीजें कंप्लीट हो गई। कुछ और चीजें बची? हाँ, एक बात बची है, एक बात तो बची है, एक बात तो बची है। रिएक्टिविटी ऑफ आरएक्स क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ आरएक्स क्या होगा?
वही होगा, वही होगा, वही वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है भाई। आर आई आर बी आर आर सी एल आर एफ, कोई परिवर्तन नहीं है रिएक्टिविटी में, ये तो सेम रहेगा क्योंकि तो लिविंग नेचर पे डिपेंड करता है ना। तो लिविंग नेचर का मतलब ही भाई अच्छा लिविंग नेचर होगा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं आर एल्किल ग्रुप की बात कर रहा हूं, उसके लिए क्या होगा, अब यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा भाई, उसके लिए उल्टा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अटैकिंग कहां से हो रही है, बैक साइड से अटैकिंग हो रही है, और ये हो रही कि नहीं हो रही है, और अटैकिंग अगर बैक साइड से होगी, और यहां अगर आपने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, चलो यहां देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर आपने H लिया, यहां H लिया, यहां H लिया, ये X है, और यहां आपने मान लेते हैं सपोज दैट ले लिया, यहां ले लिया आपने CH3, यहां ले लिया अपना CH3, यहां ले लिया आपने CH3, यहां ले लिया आपने X। तो जरा गौर से देखो ना, जरा गौर से देखो, ये साइज छोटा, ये साइज छोटा, ये साइज छोटा, यहां देखो ये साइज बड़ा, ये साइज बड़ा, ये साइज बड़ा। तो एक बात मुझे बताओ, साइज बड़ा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, और बेग बेचारा हमारा न्यूक्लियोफाइल कहां से आना है, बैक साइड से, तो फंस गया ना इनके चक्करों में, आ ही नहीं पाएगा। अरे हाँ है ना, लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफाइल बहुत बढ़िया तरीके से आ जाए क्योंकि उसको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो किसमें होगा, इसमें अच्छा होगा, इसमें नहीं होगा, होगा कि नहीं? अरे हाँ है ना। तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम SN2 रिएक्शन होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना छोटा ग्रुप होगा, अब जितना छोटा ग्रुप होगा तो इसका मतलब आप कह सकते हो CH3X बहुत छोटा, फिर उसके बाद प्राइमरी हैलाइड, फिर कौन सा हो गया सेकेंडरी, फिर कौन सा हो गया टर्शियरी हैलाइड। अरे आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां ये चीज उल्टी हो जाएगी, बाकी ये उल्टी है, RI RB RCL RF, ये एज इट इज है। तो इतनी बातें ध्यान रखने वाली हैं, इतनी बातों को आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो SN1 और SN2 के बारे में आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे इसको देखा जाता है। चलो SN1 SN2 सीख लिया, चीजें सीख ली, लेकिन अभी मैंने कहा एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है, और वो कौन सी बात है, सॉल्वेंट की, कि क्या रीजन है कि SN1 में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देते हैं और SN2 में हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट देते हैं, क्यों इसको फेवर करता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SN1 रिएक्शन में ऐसा क्यों होता है, उसको देखते हैं। देखो एक बात समझो, SN1 रिएक्शन में बीच में आ रहा है इंटरमीडिएट, आ रहा है बढ़िया सा इंटरमीडिएट आ रहा है बीच में, पॉजिटिव चार्ज है उसमें, और पॉजिटिव चार्ज भर भर के पॉजिटिव चार्ज है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो नेचुरल सी बात है, वाटर के मॉलिक्यूल भाई H पोलराइजेशन के थ्रू पोलर प्रोटिक है, तो H जो होगा वो इसके कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, यहां भी आएगा। मतलब इस तरीके से वाटर जो होगा उसको ये अपनी ओर खींच रहा होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो वही चीज यहां पर भी है, तो ये वाटर को अपनी ओर खींच रहा होगा, खींच रहा होगा, क्लियर है? तो वाटर को खींचने से होगा क्या, या ये कह सकते हैं कि जब वाटर इसको कवर अप कर रहा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको कवर अप कर रहा होगा, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये इस कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा या इसकी एनर्जी को घटा देगा। क्या कहा मैंने, इसकी एनर्जी को घटा देगा, ये फड़फड़ाना बंद हो जाएगा। अरे भाई एक बात मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज है वो तो अपने आप कहेगा भाई साहब बहुत पावरफुल हो गया। एक इंसान है बहुत फड़फड़ा रहा था, 10 लोगों ने घेर लिया उसको, आ बेटा अब तू निकल, अब बताओ क्या करेगा, शांत बैठ जाएगा चुपचाप। अरे होगा कि नहीं होगा? तो एनर्जी डाउन हुई कि नहीं हुई इसकी? अरे हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो गया, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ाएगी। और अगर स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, एनर्जी को कम कर देता है। इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, यानी कि रेट जो होगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो होगी वो इंक्रीज करेगी। इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं।
आ गई बात समझ में? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, रीजन समझ में आ गया, ये था रीजन। और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते तो क्या करता? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते तो क्या होता? मैंने कहा था वहां होता है खेल रिपल्सन का, होता नहीं होता रिपल्सन का? तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करता रहता, तो बेचारे भटकता रहता, घूमता रहता, न्यूक्लियोफाइल कहीं और जा रहा, ये कहीं और निकल रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो वहां पर एक कंडीशन। अब बात करते हैं SN2 के लिए क्या होता है। चलो SN2 को भी देख ही लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। SN2 में क्या कंडीशन है? हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं? एक बात मुझे बताओ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज क्यों करते हैं? तो उसके दो रीजन दिमाग में हो सकते हैं। पहला रीजन मैंने कल बताया था कि भाई साहब आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर दिया, तो इसका मतलब ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा उसको क्या करेगा? रिपल करेगा। अरे हाँ या ना? मैंने कल ही तो सिखाया है। और रिपल करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, ताकत और आ जाएगी, ताकत और आ जाएगी तो बैक साइड से अटैकिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। थोड़ा बहुत जो स्टेरिक इंट्रेंस आ रहा होगा उसको सहन करके निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर पोलर प्रोटिक ले लेते तो पकड़ के बैठ जाता, जा नहीं देता, तो मतलब क्या था फिर? समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? पहला। दूसरा एक और पॉइंट दिमाग में हो सकता है कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं करते? एक बात मुझे बताओ कि अगर हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल है, कल ही मैंने डिस्कस किया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको क्या करेगा? इसके ऊपर लेयर बनाएगा, फिर ये लेयर और लेयर बनेगी, हाँ या ना? याद आया? ये लेयर और लेयर बनेगी, हाँ या ना? याद आया? इसका मतलब हाइड्रेटेड रेडियाई की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि इसका मतलब हाइड्रेटेड रेडियाई बढ़ेगा, इसका मतलब साइज क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? अगर कब? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दोगे तो साइज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और साइज को अगर बढ़ाएगा, और अटैकिंग कहां से करनी है तुमको? अटैकिंग कहां से करनी है बच्चों? बैक साइड से। तो जब साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो बैक साइड से अटैकिंग करना आसान है कि कठिन है? कठिन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब उस कंडीशन पर क्या करेगा? ये SN2 की जो रेट होगा उसको क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। आया समझ में? कौन? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह हम कौन सॉल्वेंट ले लेंगे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। रीजन समझ में आ गया? दोनों की बातें समझ में आ गई है? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि किसके लिए कौन सा फेवर किया जाएगा, कौन सा लिया जाएगा, तभी बात बनेगी। ठीक है? तो ये रीजनिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है? समझ गए? बात समझ में आ गई है? नहीं आई? आ गई? बेसिक से चीजें हैं। चलो अब कुछ बातें और अंदर की कर लेते हैं। लिख लेना भाई सब, ये नहीं तो हम एरो बना रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो घर जाकर भी कहो पता नहीं क्या था ये, है ना? लिख लेना अपने शब्दों में कि ऐसा होता है, फिर इसलिए ऐसा होता है, तभी ऐसा होता है। है ना? नहीं तो पता लगा ढूंढते रह जाओ। और होता है रिवीजन टाइम में लोग भूल जाते हैं कि सर बढ़ाया क्यों था, फिर घटाया, फिर लेके आते हैं सर ये क्या हुआ था। चलो एक बात हम और डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो बच्चों, यहां पर एक चीज आई थी, कौन सी? ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? तो ट्रांजिशन स्टेट में आपको बता दो, यहां तो आती है, यहां भी आती है, ये देखो ये यहां भी ट्रांजिशन स्टेट आती है बच्चों। ट्रांजिशन स्टेट दोनों जगह आती है। SN2 में तो दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिखता है, लेकिन SN1 में भी होता है। आपको बता दूं, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट आती है और इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट आती है, यानी कि SN1 रिएक्शन में दो ट्रांजिशन स्टेट आती हैं और SN2 में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। सोच पाओगे दो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया? कुछ देर के लिए आएगा, ट्रांजिशन होगा, कुछ देर के लिए आएगा, कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है वाली कंडीशन में। तो इसका मतलब इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनाने की अगर सोचा जाए तो क्या ट्रांजिशन स्टेट होगी इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी कि भैया x जा रहा है,
समझ में आ गया? ये ऊपर वाले की ट्रांजिशन स्टेट होगी, यानी कि बीच में होता है, कुछ सेकेंड के लिए है, इन्वॉल्व है, एनर्जी का डिफरेंस है यहाँ पे, अभी एनर्जी से बता दूंगा मैं। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। समझ में आया? ये इधर का एरो और ये इधर का एरो, एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो दो ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनेगी। चलो इसको हम एनर्जी डायग्राम से बनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा हमको। चलो एनर्जी डायग्राम से बनाते हैं। ठीक है, एनर्जी डायग्राम से इसको समझते हैं। ठीक है, पहले मैं समझा लूं फिर लिखना। चलो देख लो, पहले समझ लो। देखो बच्चों, SN1 रिएक्शन के लिए मैं आपको सामने एक एनर्जी डायग्राम डेवलप कर रहा हूं। ये देखो, ये ऐसे है ना, यहां पर हमने लिखा रिएक्शन, यहां पर लिखा मैंने एनर्जी। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा एनर्जी। क्लियर? ये रिएक्शन। देखो, अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन में पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर उसमें अपन फिल इन द ब्लैंक करेंगे, मतलब उसमें भरेंगे, तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, ये बना। अभी नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। देखो, हम पहले SN1 रिएक्शन की रिएक्शन लिखेंगे, फिर समझ लेंगे। पहले स्टेप में क्या था, RX था, कहां गया, R प्लस एक्स माइनस। तो RX की एनर्जी हो गई बच्चों ये, समझ गए? RX की एनर्जी हो गई है, समझ में आया? एनर्जी कम होगी, स्टेबल है भाई, जो स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ये दिमाग में रखना है हमको। और जो स्टेबल होगी एनर्जी कम होगी तो नीचे ही होगा वो। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? ठीक है भाई साहब। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब होना क्या है, एक्स निकलेगा, निकल गया। लेकिन इसके बीच में क्या आया, आर निकल रहा है, निकल रहा है, एक्स निकल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये वाला क्यों? अरे कोई चीज अगर प्रक्रिया हो रही है तो वो अनस्टेबल है, तभी तो प्रक्रिया हो रही है, वो प्रोसेस तभी तो हो रहा है जो अनस्टेबल है। आया ना? स्टेबल होगा तो शांत बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। और ये जो पीक निकला है ना, ये पीक जो बना हुआ है, ये जो ऊंचाई है, ये बेसिकली वो ट्रांजिशन स्टेट ही है। इसकी एनर्जी कम है, दिख रहा है आपको, इसकी एनर्जी ज्यादा है। और यहां से यहां तक जाने के लिए आपको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिवेशन ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा। तो ऊर्जा ली उसने और यहां पहुंच गया। अब जैसे ही यहां पहुंचेगा, ये प्रक्रिया जैसे ही खत्म होगी, वैसे ही एनर्जी डाउन होना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, स्टेबल है। तो ये जो नीचे आया है ना, ये आया है R प्लस, ये है हमारा R प्लस। अब आया समझ में? क्लियर है? अब ये ऊपर ही रहेगा इससे, क्यों? ये सबसे ज्यादा स्टेबल था, उससे कम स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो नीचे होगा, और जो कम होगा स्टेबल होगा वो ऊपर होगा। यही तो होगा, ये नहीं कि जहां मन में आया बना दिया। यहां तक समझ गए? अब क्या होगा अगले स्टेप में, फिर क्या होगा? अब ये हमारा स्टेबल है, अब कौन सा आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो अब इसके बीच में भी एक कंडीशन आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी? ये आएगी। अब ये फिर ऊपर की ओर जाएगा, इतना ऊपर कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये भी समझो, ये भी समझो, क्यों नहीं जाएगा? ऊपर क्यों नहीं गया? यहीं क्यों अटक गया? चलो इसको भी बता देते। अरे भाई इसलिए अटक गया, ये स्टेप कौन सी है? स्लो स्टेप है ना? स्लो स्टेप है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ये स्टेप कैसा है? फास्ट स्टेप है, तो एनर्जी कम चाहिए होगी। यानी यहां पर जो रिक्वायरमेंट और यहां की रिक्वायरमेंट में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं इतना, क्योंकि स्लो स्टेप नहीं है, फास्ट स्टेप है। जितनी स्लो स्टेप होती है, केमिकल काइनेटिक्स में सिखा चुका हूं मैं, जितनी स्लो स्टेप होती है पीक ऊपर जाता है, जितनी फास्ट स्टेप होती है पीक नीचे से निकल आता है। आगे समझ में? तो ये नीचे रहेगा, नीचे रहेगा तो ये क्या बनेगा? आर। और उसके बाद भैया आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो नेचुरल सी बात है, रिएक्टेंट से स्टेबल तो होगा ही होगा,
और रिएक्टेंट से स्टेबल होगा तो वो नीचे की ओर जाएगा और लास्ट में यहाँ क्या बनेगा, RNU, ये बना हमारा RNU प्रोडक्ट। ये समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, 4 ऑप्शन देते हैं, पूछा जाता है कौन सा ग्राफ SN1 अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो फिर आगे बताता हूँ। गया? चलो, अच्छा मैं इसमें एक काम और कर रहा हूं, एक मेरा मन आ गया, इसमें एक और काम मैं ऐसे कर रहा हूं, यूं 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 यूं। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है और क्या मतलब क्या साबित करना चाह रहा है? देखो ओए, कुछ भी मतलब है, किसी को पहाड़ दिख रहे हैं, किसी को कुछ दिख रहा है। बेटा ये SN1 रिएक्शन है नालायको, ये भी SN1 रिएक्शन है। जी हाँ, वो भी SN1 है, ये भी SN1 रिएक्शन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो देखो। डिफरेंस ये है, इसमें यहां 2 पीक है, इसका मतलब है कि यहां पर कहीं रीअरेंजमेंट का खेल हुआ है। बात को समझिएगा। एग्जांपल ले लेता हूं, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH CH3, देन यहां पर अपने CH2X लिया। सोचो जरा, ये कंडीशन ली, ओ भाई पीछे वालों, इसके बाद भाई साहब भावनाएं देख रहे हैं आप उसकी, मतलब याद दिलाना पड़ा मुझे क्यों पढ़ रहा है, और दूसरे को याद दिला रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ कोई किसी का नहीं रहा है। ये बना आपके पास में, तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, पहचान गए? यहां रिएक्टेंट हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट यहां पर है बच्चों, आया समझ में? ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये ट्रांजिशन स्टेट यहां बना लिया अपन ने, और ये आ गया आपका ये वाली कंडीशन। मैं इसको मान लेता हूं, सपोज इसको मान लेता हूं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, ठीक है? तो बच्चों ये A है और ये हमारा ये B है। क्लियर है? बीच में ट्रांजिशन स्टेट। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको एलोबरेट कर लेते हैं, इसको B नहीं मानेंगे, इसको अपन C मान लेंगे, हमें C अच्छा लगता है, ठीक है? B बीच में कर लेते हैं, ये लो। हाँ मतलब अरे ये वाला, हाँ मतलब बहुत नालायक हो तुम लोग, ये C हो गया, ये B हो गया, ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ, अब क्या होगा? अब होगा रीअरेंजमेंट। अरे होगा कि नहीं होगा? रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होके H यहां चला जाएगा, यहाँ क्या होगा? C हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ क्या होगा? CH3। अच्छा, इसके बीच में भी जो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, ये 2 हो गया, ठीक है? तो अपन इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E। तो D कहाँ है? D हो गया, C हो गया, ये D हो गया, D हो गया, और ये क्या हो गया? E। ये नीचे क्यों हुआ इससे? क्योंकि मोर स्टेबल है, जितना कोई स्टेबल होगा उतना एनर्जी नीचे। अरे आ गया समझ में? क्लियर है? ये तो स्टेप 1 था, अब इसी में स्टेप 2 कर दे रहा हूं मैं, इसी में, यहां समझ लेना, यहां पर ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 की बात कर रहा हूं। स्टेप 2 में कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहां भी तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। क्लियर हो गया? तो इसको मान लेते हैं CDEF, इसको मान लेते हैं F, तो ये F हो गया, और फिर लास्ट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? समझ में आ रहा होगा, CH3 C, यहाँ पर क्या क्या लगाया? कुछ भी न्यूक्लियोफाइल लगा दो, चलो ये न्यूक्लियोफाइल लगा दो, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, बोलो आ गया समझ में? तो ये बन जाएगा आपका G, ठीक है? ये G अब आया समझ में? तो एक बात मुझे बताओ, कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनी है आपके पास में? 3 ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और कितने इंटरमीडिएट बन गए? 2। एक इंटरमीडिएट ये बना, एक इंटरमीडिएट ये बना। आ रही बात समझ में? तो इस रिएक्शंस का मतलब समझ में आ गया कि क्या है, और ध्यान ये रखना होगा, पीक जरूर ध्यान रखिएगा, पहले हाई फिर लो फिर लो फिर लो, फिर ऐसे होता चला जाएगा, उल्टा नहीं होगा। उल्टा तभी होगा किसी और रिएक्शंस के लिए जहां बीच में आरडीएस स्टेप आ जाए। तो यहां पर अभी कोई भी आरडीएस स्टेप इस बीच में नहीं है, कहां है? स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? SN2
अब SN2 में क्या है, ये सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप है तो ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा 1, और ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा तो भाई यही होगा, बस कुछ है ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अलावा। तो ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका। तो सिंगल अगर कहीं दिख जाए तो SN2 को फेवर कर देना, ठीक है, सिंगल दिख जाए तो SN2 को फेवर कर देना। अच्छा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी समझ रहे हैं ना, एक ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। अच्छा, एक चीज मुझे याद करो, केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था मैंने, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, याद है ना, क्या था वो, EAF माइनस EAB, याद आ रहा है, इज इक्वल टू डेल्टा H। अब ये देखो, ये डेल्टा H पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, ये बातें की थी ना वहां पे, ठीक है भाई सब। तो ये आपका SN1 और SN2 के बारे में ये चीजें कंप्लीट हो गई है। चलो अब हम बात करते हैं, जल्दी से नोट करो, फिर एक दो बातें और करते हैं इस पे इंटरेस्टिंग। ये बराबर मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऊपर नीचे रखने हैं, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा फिर। चलो देखो, ये जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, मेरी बात सुनिए, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में अगर प्राइमरी कोई है, सेकेंडरी कोई है और टर्सरी कोई है, सुनिएगा मेरी बात को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमारे पास में है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड ले लो या कोई भी ऐसा लीविंग ग्रुप वाला ले लो, तो लीविंग ग्रुप वाले में ये हमें कंफर्म है कि अगर टर्सरी होगा तो SN1 रिएक्शन होगा, प्राइमरी होगा तो SN2 रिएक्शन होगा, सेकेंडरी होगा तो मे बी SN1 और SN2 होगा, है ना, सेकेंडरी में मे बी SN1 और SN2 होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की, अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या है वहां पर, कौन सा आपने सॉल्वेंट डाला है या कौन सा न्यूक्लियोफाइल डाला है, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन L का मतलब लिविंग ग्रुप, प्राइमरी अगर है, प्राइमरी हैलाइड में लिविंग ग्रुप है तो वो SN2 को फेवर करेगा, यहां पर ये SN1 को फेवर करेगा। समझ में आ गया, पॉइंट समझ रहे हो ना, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट समझ लो, अभी आगे और डिटेल में आऊंगा मैं इसमें, कि टर्सरी है तो SN1 है, कोई डाउट नहीं है, प्राइमरी है तो SN2 है, ये बात तो सही है, लेकिन प्राइमरी में अगर रीअरेंजमेंट कहीं पॉसिबल हो जाए, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाए या फिर उस कंडीशन में आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर दे, तो फिर वो SN1 को भी फेवर कर सकता है, कर सकता है। थोड़ा सा ऊपर से निकल गया लगता है मुझे, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मैं अभी थोड़ा सा एक बेस बता दे रहा हूं कि ऐसा कुछ होता है। अब एग्जाम्पल जब लूंगा तो सब समझ में आएगा कि ये बात मैंने कब बोली है और क्यों मैंने बोली है, ठीक है। फिलहाल रुक जाओ एक मिनट, ये चीज पहले दिमाग में रखनी है आपको कि ऐसा कुछ होता है। अभी पहले मैं उन एग्जाम्पल को लेके आ रहा हूं जिसमें SN और SN2 कैसा होता है वो समझ लो, या नहीं होता, पहले उसकी बात कर लेते हैं। एक ऐसे कौन से कंपाउंड है जहां पर SN1 व SN2 नहीं होता, फिर हम आएंगे अगले मुद्दे पे, SN1 और SN2 नहीं होता, यानी कि जहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ऐसे समझ सकते हो, यानी कि इसको बोल सकते हैं जहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। पहले ये सीख लो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि भैया किसमें सब्स्टिट्यूशन है, किसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसके कुछ नियम है वो दिमाग में रखो। नियम नंबर एक, अगर आपके पास में विनाइल हैलाइड, विनाइल ग्रुप अगर कहीं पर है, लीविंग ग्रुप के साथ विनाइल फॉर्म है, तो ध्यान रखना विनाइल जब फॉर्म होता है तो उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ऑप्शन में देख के ही पहचान लेना कि विनाइल फॉर्म है कि नहीं है। अब विनाइल फॉर्म क्या होता है और क्यों नहीं होता समझ लो। जैसे मैं मान लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH देन Cl, हेलोजन के साथ ही ले रहा हूं, सबसे बेस्ट है। Cl हमारा यहां पर लगा हुआ है, ये विनाइल फॉर्म है कि नहीं है विनाइल फॉर्म, तो विनाइल फॉर्म है तो इस पर क्या होगा, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, हाँ या ना, रेजोनेंस याद आ गया। और जब इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक
डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और डबल बॉन्ड नेचर अगर आ गया यहाँ पर, तो इस कंडीशन पे डबल बॉन्ड जब नेचर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड नेचर आ जाएगा, तो उस कंडीशन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन कभी कभी आया था, निम्न में से किस में प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, कौन सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा? तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल दिख जाए कहीं तुमको, ये देखो, नहीं होता सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं? हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन लगा दे कोई और, ठीक है, चलो Cl ही लगा देता हूं, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसमें नहीं होगा। बेंजीन के लिए भी थोड़ा सुन लो, एक बात सुन लो, Cl लगा हुआ है, नहीं होगा, ठीक है। बेंजीन में यानी क्लोरोबेंजीन होगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्लोरोबेंजीन होगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, लेकिन अगर हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया और ऑर्थो पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, बात को समझिएगा, ये लोग बड़ा कंफ्यूज आते हैं। ऐसे Cl नहीं हटा सकते आप, खाली Cl नहीं हटेगा, लेकिन अगर NO2 ग्रुप लग जाए ऑर्थो एंड पैरा पे और ऑर्थो एंड पैरा पर, तो बच्चों यहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है। ये आगे आएगा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो आगे आएगा, तो ध्यान यहीं से रखो। अकेला Cl सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, अकेला Cl नहीं निकल सकता, लेकिन Cl के साथ में अगर उसी जगह पर ऑर्थो एंड पैरा पर NO2 ग्रुप लग जाए तो फिर Cl निकल जाएगा। या एक और चीज बता देता हूं, और हाई टेम्परेचर, अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर कर दो तो हो जाएगा। अगर ये हाई टेम्परेचर पर है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये दो बातें ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन होने की दो ही पॉसिबिलिटी है क्लोरोबेंजीन में। पहला, नाइट्रो ग्रुप लगाओ, पहचान लेना। दूसरा, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर कुछ नहीं होगा। दो बातें आ गई समझ में? तो ये रहा पहला पॉइंट, जहां पर ये कहानी नहीं होती है। दूसरा, नंबर 2, अगर आपके पास में F लगा हुआ है, F एज अ लिविंग ग्रुप है, F कंपाउंड है और वो लिविंग ग्रुप है, समझ में आ गया? F कैसा है? लिविंग ग्रुप है। अगर F लिविंग ग्रुप है तो उस कंडीशन में ये F नहीं निकलेगा, बिकॉज पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है। ये रही दूसरी बात, यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, पुअर लिविंग ग्रुप है। आई बात समझ? तो F यहां से अगर F लगा हुआ है तो ये नहीं होगा। तीसरी एक और बात समझ लो, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये बाईसाइक्लो होता है, ऐसी कहीं शक्ल दिख जाए या एक कार्बेटम दिख जाए, उसमें 3 साइक्लिक पे कहीं टिका हुआ है, तो बच्चों ये वाला X नहीं निकल सकता कभी भी, ये नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि जब आप इसको निकालोगे तो यहां पर पॉजिटिव हो गया, यहां पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई? sp2, और sp2 का मतलब होता है समतलीय, प्लेनर। अरे हाँ या ना? जबकि ये प्लेनर तो हो ही नहीं सकता, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, प्लेनर हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? तो प्लेनर नहीं होता ये, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। आप यहां से X नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर ऐसा होता कहीं,
यहां एक्स लगा होता तो फिर निकल जाता, मतलब यहां नहीं होना चाहिए, इस ज्वाइंट पर नहीं होना चाहिए और इस ज्वाइंट पर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कहीं भी हो निकल जाएगा। इस ज्वाइंट पर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर x का मतलब हो गया, यहां पर निकलने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्लेनर बनेगा, प्लेनर पॉसिबल नहीं है, ओपन चेन में प्लेनर पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेडेट रूल, ब्रेडेट्स रूल्स, ये नियम होता है, BREDTS, ब्रेडेट्स रूल। तो तीन बातें दिमाग में रखनी है कि ये चीज नहीं होगी, ये चीज अगर ऑप्शन में है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बाकी इसके अलावा जहां जो कुछ है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, तीनों चीजें दिमाग में रखनी थी। अब आगे की कहानी समझ लेते हैं। अब SN1 और SN2 के ऑर्डर की बात भी कर लेते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ लो। क्वेश्चन क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं आपके पास, अब अपन क्वेश्चन ही करेंगे, अगली क्लास तक क्वेश्चन ही होंगे। यहां पर अपन ने x ले लिया, यहां पर अपन ने CH3, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे बच्चों उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी तक क्या है, अभी तो मैंने बेसिक थ्योरी बताई है आपको कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन एप्लीकेशन तो जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे मालूम चलेगा कहां SN1 है कहां SN2 है। और एप्लीकेशन अगर आप सीख गए, भाई ये जो बताया ये तो सिंपल सी बात है, कॉमन बात है, लेकिन एप्लीकेशन अगर आपको समझ में आ गया, आपको रिएक्शन देखते समझ में आ गया कि SN1 रिएक्शन होगी कि SN2 होगी, तो फिर ये मान के चलो कि आपका काम हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शन में दिख जाएंगे। अब ये हमने यहां पर रखा है और मैंने आपसे पूछा है कि यार SN1 का ऑर्डर क्या, अगर मैं इनमें SN1 का ऑर्डर करूं तो SN1 का ऑर्डर क्या होगा? क्लियर है? तो आप तुरंत कह दोगे सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज है। हम देखेंगे इसमें SN1 में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, होता है नहीं होता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन यहां से x को निकाल के देख लेंगे, तो यहां पर ये प्लस हो गया, यहां पर प्लस हो गया, बोलो हाँ या ना, यहां प्लस हो गया, यहां हो गया, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा D आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा और फिर A आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अब अगर आपसे कहूं कि बच्चों SN2 का ऑर्डर बता दो जरा मुझे, क्या होगा? SN2 का ऑर्डर क्या होगा? तो तुम कहोगे सर ये कोई बहुत बड़ी चीज पूछी है आपने, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है क्या? उल्टा कर दो, A B C। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो समझ में आ गया? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एक और देता हूं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहां पर मैंने बेंजीन बना लिया, यहां पर CH2Cl बनाया, यहां पर मैंने दो बेंजीन बना लिए, यहां पर मैंने तीन बेंजीन बना लिए, ठीक है, ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल एंड बेंजल तो बात करेंगे SN1 रिएक्शन में तो कार्बोकेटायन की बात कर लेंगे, और कार्बोकेटायन में बात करेंगे तो क्या होगा? CBA। ये तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा, CBA से काम चल जाएगा। तो SN2 के लिए क्या हो जाएगा बताओ भैया? स्टेरिक हिंड्रेंस लगा दोगे, और स्टेरिक हिंड्रेंस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? A B C। होगा कि नहीं होगा? बस नहीं करना है, यही सिखाना था। हर SN1 का उल्टा SN2 नहीं होता, समझ में आया कि नहीं है?
अगर कहीं पर रेजोनेंस नाम की कोई चीज दिख रही हो तो एक बार के लिए रुक जाना और वहां पर जो SN1 फेवर कर रहा है वही SN2 फेवर कर देगा। नहीं है समझ में? मैं कार्बोकैटायन नहीं बोल रहा, मैं रेजोनेंस बोल रहा हूं ट्रांजिशन स्टेट में। कहीं दिख रहा हो अगर कहीं पर तो तुरंत ही दिमाग लगाना यार रेजोनेंस अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये SN1 की ऑर्डर को ही फॉलो करेगा। इसका मतलब यहां पर जो ऑर्डर होगा वो CBA ही होगा। इस बात को ध्यान रखना है। हाँ, रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं है फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो स्टेरिक इंटरेंस वाला फैक्टर ले आना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला फैक्टर ले आना। लेकिन अगर रेजोनेंस वाला मैटर फंस गया तो फिर वहां पर फंसावट आ जाएगी। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो ये बात समझ में आ गई है कि कहां पर हम लोग नहीं देखेंगे, कहां सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। और दूसरा, ऑर्डर की बात अगर हम करें तो ऑर्डर के लिए क्या करें? अगर रेजोनेंस वाला मैटर आ रहा है तो फिर उसको SN1 के अकॉर्डिंग लेके जाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? SN1 SN2 का ऑर्डर सेम हो जाएगा। और अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? चलो ठीक है, आज इतना ही, बाकी फिर इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे।